हाँ बच्चों, कैसे हो सब। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है काफ़ी एविडेंस की बात की थी, फॉसिल जो है उसके बारे में चर्चा शुरू कर ली थी और फॉसिल क्या है इसकी बात कर ली थी। उससे संबंधित उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नंबर है अलग अलग जो स्टेटा में, उसकी बात कर ली थी। एक मिसिंग लिंक की भी बात हुई थी और उसके बाद में डायनासोर उससे जो रिलेटिव जो आज भी मौजूद हैं उनकी भी डिस्कशन किया था, उन पे बनने वाले क्वेश्चन की बात की थी। अब फॉसिल को आज कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। तो फॉसिल के टाइप्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फॉसिल कितने टाइप के होते हैं। तो देखें कि फॉसिल के जो टाइप्स हैं, अगर हम लोग देखें तो एक जैसे पेट्रीफाइड फॉसिल। पेट्रीफाइड फॉसिल जो है यह है पेट्रिफिकेशन की प्रक्रिया से बनता है। कौन सी प्रक्रिया से? पेट्रिफिकेशन की प्रक्रिया। और जो पेट्रिफिकेशन है इसमें होता क्या है? इसमें मिनरल रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट, जो मिनरल्स हैं उनका आदान प्रदान एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कोई जंतु है या कोई जीव है, उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसकी जो डेड बॉडी है, मान लो ये उसकी क्या है? डेड बॉडी। तो इसके अंदर के जो मिनरल हैं, एक तो इसका जैसे डिकम्पोजिशन भी कुछ होता है, कुछ डिकम्पोजिशन इसका होता है। और इसके अलावा इसके आसपास की जो मिट्टी है या जो इसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक बनी है, चट्टान वगैरह बनी है, इसको अपन कह सकते हैं रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। ज़्यादातर फॉसिल ऐसे ही बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाहर के मिनरल अंदर चले जाते हैं और अंदर वाले बाहर चले जाते हैं। ये मिनरल रिप्लेसमेंट है। यही क्या है? मिनरल रिप्लेसमेंट की बाहर सराउंडिंग के अंदर जो मिनरल है, जैसे उसके अंदर आयरन पाइराइट्स हो सकती हैं, सिलिका हो सकती है ना। तो ये मान लो अंदर चले गए, अंदर वाले बाहर आ गए। तो इस तरीके से मिनरल के रिप्लेसमेंट से जो फॉसिल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? पेट्रीफाइड फॉसिल बोलते हैं। और अधिकतम सेडिमेंट्री रॉक में बनने वाले ऐसे ही होते हैं। तो ये ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं ना, मोस्टली ऐसे फॉसिल बनते हैं, नोट कर लें। तो ये पेट्रीफाइड फॉसिल जो है वो हो गया। कुछ फॉसिल जो हैं वो छाप के रूप में होते हैं, इम्प्रेशन, इसको बोलते हैं छाप। इसमें क्या होता है कि डेड बॉडी का पूर्ण डीकम्पोजिशन हो जाता है। डेड बॉडी जो है उसका कंप्लीटली डीकम्पोजिशन हो जाता है, जिसके बाद उसके शरीर की छाप ही वहाँ रह जाती है। जो उसका शरीर है उसकी छाप वहाँ रह जाती है, जो उसके शरीर की संरचना के बारे में जानकारी देती है ना। तो इसमें जो डेड बॉडी है वो नहीं बचती है, वो पूरी ख़त्म हो जाती है। बस उसकी जो आउटर जो शेप थी वो छाप के रूप में वहाँ पर रह जाती है। तीसरा है शूडोफोसिल। कूट जीवाश्म जिसको अपन बोलते हैं। तो ये वास्तविक फॉसिल नहीं है, बल्कि
रॉक्स के मिनरल फॉसिल जैसी या जैसा रूप बना लेते हैं। तो चट्टाने हैं, उन्हीं के जो कंपोनेंट्स है मिनरल है, वो एक फॉसिल का रूप ले लेते हैं। लगता है कि ये किसी एनिमल या किसी प्लांट की बॉडी है, तो उसको सूडो फॉसिल बोलते हैं। एक है कोप्रोलाइट। कोप्रोलाइट जब किसी एनिमल का उत्सर्जी पदार्थ फॉसिल के रूप में जमा हो जाए, एक्सक्रीटा, तो उसको कोप्रोलाइट बोलते हैं। तो किसी जीव का एक्सक्रीटरी पदार्थ फॉसिल के रूप में जमा हो तो उसे कोप्रोलाइट कहते हैं। कोप्रोलाइट कहते हैं। तो एक आपको इसमें ये याद रखना है, नोट कर लें पॉज करके। इसके अलावा जो है किसी जीव का शरीर पूर्ण रूप से भी फॉसिल के रूप में जमा हो सकता है अगर वो शरीर किसी बर्फ में दब जाए या किसी रेजिन वगैरह के अंदर पूरा शरीर दब जाए, तो पूर्ण शरीर भी फॉसिल के रूप में प्रिजर्व हो सकता है। तो कंप्लीट बॉडी भी फॉसिल के रूप में बर्फ के अंदर प्रिजर्व्ड हो सकती है। बर्फ भी हो सकती है, वो बर्फ के रूप में, या बर्फ के अलावा वो जो है वो ज्वालामुखी का जो लावा है वो भी हो सकता है, रेजिन भी हो सकता है, किसी पादप से स्रावित, उनके अंदर भी जो शरीर है वो प्रिजर्व हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉसिल के टाइप थे, नोट कर लें इसको भी। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जो लावा निकला, उस लावे से आसपास का जितना भी क्षेत्र था, जंगल था, वो जंगल के जंगल फॉसिल के रूप में प्रिजर्व हो गए। इनको फॉसिल फॉरेस्ट बोलते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में ऐसे कई फॉसिल पार्क मिले हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क वो होते हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पुरातन समय में जब जो लावा निकला उसने आसपास के पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया, और वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो उस लावे के अंदर वैसे के वैसे संरक्षित हो गए। तो उनको जब खोजा गया तो वहाँ पर पूरे के पूरे जंगल मिले फॉसिल के रूप में, उन्हीं को फॉसिल पार्क बोलते हैं। फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क। तो इसमें भी लिख सकते हो कि जब कंप्लीट फॉरेस्ट फॉसिल के रूप में ज्वालामुखी लावे के अंदर दब गए थे, तो क्या बना? फॉसिल पार्क में का निर्माण हुआ था। और ऐसे फॉसिल पार्क इंडिया में कहाँ मिले हैं? एमपी में मिले हैं, बिहार में, उड़ीसा में ऐसे फॉसिल पार्क मिले हैं। इनको पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस भी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी इनकी स्टडी को बोला गया है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। क्लियर ना? नोट कर लें। तो ये हो गए फॉसिल के टाइप्स। अब उस फॉसिल की आयु का निर्धारण कैसे किया जाए, एक क्वेश्चन इस पर भी बनता है। फॉसिल की आयु का निर्धारण
एज डिटर्मिनेशन। फॉसिल की जो आयु है, एज है, उसका पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि जिस चट्टान में फॉसिल दबा हुआ है वो चट्टान जो है वो कई एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। आपको पता है कि जो अर्थ है उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट से बने हैं, और जो एलिमेंट है उसकी अगर हम लोग बात करें तो उस एलिमेंट की जो है आइसोटॉप्स होते हैं। हर एलिमेंट के आप लोगों ने पढ़ा है कि एक रेडियो एक्टिव होता है और एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है वो अनस्टेबल होता है और वो एक निश्चित अर्ध आयु के बाद में आधा विघटित हो जाता है। तो किसी भी फॉसिल के आसपास जो रॉक है उसके अंदर हम लोग उसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसकी मात्रा देख लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोग जो हैं उसकी एज का पता लगा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये, और एक तरीका मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका है, और एक तरीका ये भी है कि मिट्टी को हटाते जाओ, जो फॉसिल पहले मिलेंगे वो नए हैं, जो फॉसिल सबसे नीचे स्टेटा मिल रहे हैं वो पुराने हैं, लेकिन एग्जैक्ट एज का पता नहीं लगता है ना। तो इसके लिए दो मेथड हैं, टू मेथड्स। जो पहला मेथड है वो है मिट्टी को हटाकर इसको देखा जाता है। इसको मिट्टी को खोदना भी बोलते हैं। तो इससे फॉसिल की वास्तविक एज का पता नहीं लगता। और इसमें जो है अपर स्ट्रेटा मतलब परत जो है उसमें न्यू फॉसिल मिलते हैं, और जो नए फॉसिल है इनकी एज कम होती है। और जैसे जैसे हम लोगों ने बात भी की थी कि जो लोअर स्ट्रेटा है, नीचे की जो परतें हैं उसके अंदर जो फॉसिल हैं वो ओल्ड फॉसिल हैं, पुराने फॉसिल हैं, और उनकी एज जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मिट्टी को खोदते जाते हैं, नीचे गहराई की तरफ जाते हैं, तो हमें गहराई में जो फॉसिल मिलते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, लेकिन एग्जैक्ट एज का पता नहीं लगता है। क्लियर ना? तो ये नोट करें इसको। तो ये एब्सोल्यूट मेथड नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट आयु निर्धारण का। दूसरा जो मेथड है वो है रेडियो एक्टिव आयु निर्धारण। रेडियो एक्टिव आयु निर्धारण। तो इसके अंदर जो है अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें अर्थ के एलिमेंट, तो दो टाइप के एलिमेंट है। एक तो है नॉन, मतलब अर्थ के जो एलिमेंट हैं, अर्थ में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आइसोटोप हैं। अर्थ में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स हैं। एक तो है नॉन रेडियो एक्टिव और एक है रेडियो एक्टिव। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसका विघटन होता है, इसलिए ये अनस्टेबल है, और इसका विघटन नहीं होता इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। तो जो अनस्टेबल है इसका रेडियो एक्टिव डीके होगा, और इसका जब रेडियो एक्टिव डीके होगा तो ये जो है अनस्टेबल से कैसा हो जाएगा, स्टेबल। जैसे मैं कहूँ कि जो एलिमेंट है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि कार्बन है, तो कार्बन के दो आइसोटोप है, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 जो है वो कैसा है,
नॉन रेडियो एक्टिव है, और कार्बन 14 जो है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। तो कार्बन 14 अनस्टेबल है, और कार्बन 14 का जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो वो स्टेबल एलिमेंट में चेंज होगा, नाइट्रोजन 14। तो इसका रेडियो एक्टिव डिके होगा अनस्टेबल से, ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, और इसमें ये किसी दूसरे एलिमेंट में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म, सॉरी जो रेडियो एक्टिव फॉर्म है उसका जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो वो एक दूसरे एलिमेंट की स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये जो रेडियो एक्टिव डिके यहाँ पर हुआ तो इसकी एक अर्ध आयु है, हाफ लाइफ। जैसे यहाँ पर कार्बन के रेस्पेक्ट में तो 5730 साल इसकी अर्ध आयु है, मतलब 5730 साल के अंदर जो कार्बन 14 है ये आधा डिके इसका हो जाएगा, है ना। तो 5730 साल में कार्बन 14 का आधा विघटन हो जाएगा, ये आधा डीके हो जाएगा, आधा डीके कंप्लीट होगा। क्लियर ना, तो ये नोट करें। तो किसी भी जीवाश्म जो है उसमें जो जीवाश्म है उसके चारों तरफ आपको पता है एक चट्टान है, रॉक है, और उस रॉक के अंदर एलिमेंट होते हैं। और जिस वक्त ये जीवाश्म, ये जीव की मृत्यु हुई थी उसी वक्त उसके ऊपर वो कण इकट्ठे हुए थे तो ये चट्टान बनी थी। तो कह सकते हैं कि जीवाश्म की और चट्टान की एज एक ही है, कि जिस वक्त उस जीव की मृत्यु हुई थी तभी तो चट्टान बनी थी, तो एज लगभग दोनों की एक समान है। तो हम कह सकते हैं कि रॉक में उपस्थित रेडियो एक्टिव एलिमेंट बची हुई मात्रा ज्ञात करके फॉसिल की एज पता लग सकती है ना। मान लो कार्बन जो 14 है ये आधा बचा है, 1/2 बचा है। इसका मतलब है कि ये जो फॉसिल है, कि मान लिया कार्बन 14 1/2 शेष रहा है, इसका मतलब फॉसिल 5730 साल पुराना है ना, 5730 साल पुराना है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग फॉसिल जो उसकी एज का पता लगा सकते हैं। लगभग कार्बन 14 जो है इसको यूज करते हुए लगभग 70 साल तक पुराने जो फॉसिल है उनका पता लगाया जा सकता है। नोट करें इसको। तो ये एब्सोल्यूट मेथड है जिसमें एग्जैक्ट फॉसिल की जो एज है उसका पता लगाया जा सकता है। तो कुछ एलिमेंट के नाम लिख लो नोट के अंदर, कि जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई अदर, कोई दूसरा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कार्बन 14
जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जो कार्बन रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। किसी दूसरे एलिमेंट का क्लियर ना। तो कार्बन 40 जो है इसका जब डीके होगा तो इसके डीके के बाद में ये नाइट्रोजन 14 में चेंज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन 14 किसी दूसरे एलिमेंट का जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म हम लोग कह सकते हैं। और इस डीके के अंदर जो हाफ लाइफ है, अर्ध आयु जिसको कहते हैं, वो है 5730 साल के अंदर ये आधा इसके अंदर विघटित हो जाता है। क्लियर ना। इसी तरीके से आप लोग पोटेशियम 40 जो है वो आर्गन 40 में चेंज हो जाता है और इसमें 1.3 बिलियन ईयर लगते हैं आधे विघटित होने में। तो ये इसकी क्या है, हाफ लाइफ। क्लियर ना। इसी तरीके से यूरेनियम 238 जो है वो लेड 208 के अंदर चेंज हो जाता है, तो वो इसकी नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म है। पोज करके नोट कर लें। चले आगे। तो AR मतलब आर्गन, ये क्या है, ARGON आर्गन। इसको 207 करो आप लोग 208 की जगह। ठीक है, तो ये हो गया। अब आज के टाइम में, आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में करंटली कुछ और टेक्निक को भी यूज किया जाता है जिससे फॉसिल की एज का पता लगाया जा सकता है। आजकल फॉसिल DNA के एनालिसिस से तथा न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस तकनीक से भी एज का पता लग जाता है। एज का पता लगाया जा रहा है, ये लगाया जाता है ना। ये पूछ सकते हैं कि आजकल फॉसिल की एज का पता लगाने के लिए कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना, नोट कर लें। ये फॉसिल की जो एज है उसके डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो बात हो गई है ना। तो रिलेटिव मेथड था जिसमें मिट्टी को हटाकर के खोज फॉसिल की एज का पता लगाया जा रहा था। एब्सोल्यूट मेथड रेडियो एक्टिव मेथड था, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। और आज के समय में जो यूज़ किया जा रहा है वो फॉसिल का जो DNA है उसके एनालिसिस से किया जा रहा है। और न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस, इसको न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस की जगह इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस करना है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में तकनीकी को काम में लिया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉसिल से रिलेटेड बात हमारी यहाँ पर हो गई है। अब हम लोग एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में बात कर लेते हैं जो इस फॉसिल से भी रिलेटेड है। और आगे जो एक ब्रीफ रिव्यू की बात करेंगे हम लोग इवोल्यूशन में, उसमें भी उसकी चर्चा कुछ की हुई है ना, तो वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो हेडिंग है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है इसके अंदर अर्थ के फॉर्मेशन से लेके अब तक जो टाइम ड्यूरेशन है अर्थ का, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है
उसको अलग अलग टाइम इंटरवल में डिवाइड किया है। इसमें सबसे बड़ा जो टाइमिंग है वो ईरा है। ईरा को फिर डिवाइड किया पीरियड में, और पीरियड को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड किया जिनको इपोक बोला गया है। तो ईरा, पीरियड और पीरियड में इपोक, मतलब ईरा उसमें पीरियड्स और पीरियड में इपोक होगी। तो उसको हम लोग क्लासीफाई यहाँ पर करके डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे सीरियल नंबर हो गया, सबसे पहले ईरा, और ईरा जो है उसके अंदर आप लोग ले लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सीरियल नंबर सबसे ऊपर आ गई ईरा, और ईरा में आ गए पीरियड, और इन पीरियड में फिर आगे बात करेंगे कौन आ जाएगी, इपोक। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएंगी घटनाएं या इवेंट्स जो उस समय उस पर्टिकुलर एरा के पर्टिकुलर पीरियड के पर्टिकुलर इपोक में हुए थे। ठीक है, तो हम लोग पास्ट से फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे कि पहले शुरुआत में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इरा थी उसको प्री कैम्ब्रियन इरा बोला गया था। प्री कैम्ब्रियन इरा या प्रोटेरोजोइक इरा भी इसको बोला गया है। प्री कैम्ब्रियन या प्रोटेरोजोइक, क्लियर ना। इस प्री कैम्ब्रियन या प्रोटेरोजोइक इरा जो है इसके अंदर कोई पीरियड या इपोक नहीं था। तो इस दौरान हम लोग कह सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। अर्थ पर फर्स्ट सेल की उत्पत्ति, है ना। फिर ओटो रिवोल्यूशन, और ये कब हुआ, जब साइनोबैक्टीरिया आए, है ना। और यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति, यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति, और फर्स्ट एनिमल सेल की उत्पत्ति। तो ये सब इवेंट जो थे इस प्री कैम्ब्रियन या प्रोटेरोजोइक इरा के अंदर संपादित हुए थे, जो सबसे पहले इरा थी, है ना। हालांकि इसको हमने नंबर 4 दिया है क्योंकि 1 से 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये इरा थी। इसके कंप्लीट होने के बाद में, मतलब इस इरा में ये सब इवेंट हो गए थे। इसके बाद में जो इरा आई उसको आप लोग बोलोगे प्री कैम्ब्रियन के बाद में पैलियोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा। अब इस पैलियोजोइक इरा के अंदर कुछ पीरियड हैं जिसको मैं लिख देता हूं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनी फेरस, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो ये कुछ जो पीरियड हैं इस इरा से संबंधित हैं। तो हम लोग इन पीरियड में होने वाले जो इवेंट थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। मतलब पैलियोजोइक इरा के कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ, अगर हम लोग इसकी बात करें, इपोक नहीं है इसमें, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इन वर्टिब्रेट्स व समुद्री एल्गी की उत्पत्ति। समुद्र में एल्गी उत्पन्न हुआ जो प्लांट के ओरिजिन से संबंधित है ना आगे, और जो अकशेरुकी थे समुद्र में वो उत्पन्न हुए।
फिर ऑर्डोविशियन की अगर बात करें, मतलब ये एरो ऐसे लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ऑर्डोविशियन में इन वर्टिब्रेट्स की बढ़ोतरी, उनका बायोडाइवर्सिफिकेशन हुआ, इसलिए ऑर्डोविशियन को जो है वो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट भी बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट का समय, इनवर्टिब्रेट का समय, एज, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। फिर सिलूरियन की बात करते हैं कि फर्स्ट वर्टिब्रेट जिनमें जबड़े नहीं थे, जॉलेस की उत्पत्ति हुई थी, क्लियर ना। और फिर डिवोनियन की अगर बात करें तो यहाँ पर मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी, इसलिए इसको एज ऑफ फिश भी कहते हैं। फिश मतलब मछलियाँ इस दौरान काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ गई थी और उभयचर की उत्पत्ति हुई थी। उभयचर की उत्पत्ति, एम्फीबियन जो ना, उनकी उत्पत्ति हुई। फिर कार्बोनिफेरस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं एज ऑफ एम्फीबियन। उभयचर जो थे ना, वो इस दौरान सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे। तो ये जो भी एज पूछी जा रही है ना, इसके बारे में याद रखना कि किसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। इसके अलावा रेप्टाइल की उत्पत्ति हुई थी। परमियन जो है, अगर इसके लिए मैं लिखूं तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह यहाँ पर बात है मौजूद। तो रेप्टाइल्स की संख्या यहाँ पर बढ़ी इस दौरान परमियन के अंदर। और इस दौरान एक प्राकृतिक घटना भी हुई जिसमें ज़्यादातर जो जीव थे वो मारे भी गए थे। तो इस तरीके से ये अलग अलग समय में अलग अलग जो इवेंट थे उनकी बात आपको याद रखनी है। आपको मेनली तो ये याद रखना है कि इनवर्टिब्रेट की एज क्या है, फिश की एज क्या है और एम्फीबियन की एज क्या है। अभी रेप्टाइल की एज नहीं आई है। जैसे ये ईरा कंप्लीट हुई तो अगली ईरा जो है वो आई आपकी मीसोजोइक ईरा, मीसोजोइक ईरा। तो जो मीसोजोइक ईरा है ना, इसको बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल या रेप्टाइल की ईरा। रेप्टाइल का की एज, रेप्टाइल का काल यही है, समय। इसके अंदर 3 पीरियड थे। एक तो क्रिटेशियस, जुरेसिक, ये थोड़ा उल्टा हो गया, कम ऑन सारे, ट्रासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ट्रासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस, ये मीसोजोइक ईरा के 3 पीरियड हो गए। ट्रासिक के अंदर जो थे वो जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति, फर्स्ट डायनासोर व मैमल की उत्पत्ति हुई थी। और जुरेसिक की बात करें तो इसमें जिम्नोस्पर्म और ज़्यादा बढ़ गए थे, डोमिनेंट हो गए थे, और डायनासोरस भी डोमिनेंट हो गए थे। और फर्स्ट पक्षी इस दौरान जो है वो उत्पन्न हुआ था। फिर क्रिटेशियस की बात करें तो डायनासोरस खत्म हो गए थे क्योंकि उल्का पिंड आके टकराया था, तो जितने भी डायनासोर थे वो खत्म हो गए थे। और इस दौरान हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई थी। और मॉडर्न पक्षी, आधुनिक जो पक्षी हैं उनकी संख्या भी बढ़ती गई थी। तो इस तरीके से ये मीसोजोइक ईरा थी, ये कंप्लीट हुई। इसके बाद में आज की जो ईरा है वो आई
जिसको होलोसीन बोला गया है। तो जैसे प्रीकैम्बियम, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, सीनोजोइक या होलोजोइक भी कह सकते हैं, सीनोजोइक ईरा। और इसको एज ऑफ मैमल भी कहते हैं, यानी मैमल्स की जो ईरा है वो ये है। और इस ईरा जो है सीनोजोइक ईरा, इसमें दो पीरियड हैं, एक तो टर्शरी और एक क्वाटनरी। तो टर्शरी जो पीरियड है, इस टर्शरी, क्वाटनरी को थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, क्वाटरनरी, चतुर्थक और ये तृतीयक। तो इस टर्शरी जो पीरियड है इसमें कुछ इपोक है। जो टर्शरी पीरियड है इसकी कुछ इपोक है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। तो ये जो तीनों, सॉरी, ये जो 500 इपोक वो किस पीरियड के, टर्शरी की। और टर्शरी पीरियड किसका है, सीनोजोइक ईरा का। तो इन सब के दौरान हम लोग कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है पुष्पीय पादप, उनकी संख्या बढ़ी, मैमल्स की संख्या बढ़ी, और इस दौरान जो है कप्पी, उनकी संख्या भी बढ़ी, और मनुष्य उद्विकास भी प्रारंभ हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रारंभ भी इसी दौरान हुआ था। फिर इसके बाद में जो क्वाटरनरी पीरियड है इसकी इपोक आई, जिसको बोला गया प्लिस्टोसीन, और आज की जो इपोक है उसको बोलते हैं होलोसीन। तो प्लिस्टोसीन में मैक्सिमम ह्यूमन इवोल्यूशन होगा, और होलोसीन में फिर बाद में मनुष्य उद्योग विकास के बाद में जो आज जो टाइम चल रहा है वही सब इसमें इंक्लूड, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ईरा का ऑर्डर याद रख सकते हो। पैसा पाके में क्रेजी हुआ, पैसा पाके में क्रेजी हुआ, ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको पैलियोजोइक में जो ये पीरियड है इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो देखें, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। तो देखें, कम ऑन सारे दोस्तों चल के पिकनिक। तो यहाँ तक आप लोगों को पैलियोजोइक का याद रखना है। ये तीन भी इसी में ऐड कर दिए ट्रिक के रूप में, लेकिन ये तीनों किसके हैं, मिसोजोइक के, ट्रासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। तो देखें, कम ऑन सारे दोस्तों चल के पिकनिक की तैयारी जोरों से करें। कम ऑन सारे दोस्तों चल के पिकनिक की तैयारी जोरों से करें। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग ये चीज़ें याद रख सकते हो। फिर टर्शरी पीरियड जो है इसकी इपोक भी आप लोगों को याद रखनी है, टर्शरी की भी और क्वाटरनरी की। तो इसका भी ऑर्डर आपको याद रखना है। प्यारी आँखों वाली अलग हो गया, ओ माँ, प्यारी आँखों वाली ओ माँ, प्यार पे तेरे हम कुर्बान। इस ट्रिक से आप लोगों को ये इपोक जो वो याद रखनी है। फिर किस टाइम में क्या क्या इवेंट हुए वो आपको याद रखने। एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट, एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ फिश, एज ऑफ मैमल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, हो गया? ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में। तुम लोग पैसा पाके क्रेजी हो जाओ, प्यारी माँ की जो आंखें हैं उनमें खो जाओ, और दोस्तों के साथ जाकर के पिकनिक मनाओ। पिकनिक तो नहीं मनानी है क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, ध्यान रखो अपना। मिलते हैं अगली क्लास में।